आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग घटना चक्र जो कि हिंदी विषय के लिए है, इसके पीवाईक्यूज को हम लोग देख रहे थे और हम लोगों ने लगभग शुरुआत किया था रीतिकाल रीतिकाल नहीं, हम लोगों ने शुरुआत किया था आदिकाल से। उसके बाद हम लोगों ने भक्ति काल के भी प्रश्नों को देखा, फिर उसके बाद रीतिकाल को भी हमने ख़त्म कर दिया। अब हम लोग आधुनिक काल में हैं और आधुनिक काल में भी हम लोग कल प्रगतिवाद के प्रश्नों को देखा और आज हम लोग प्रयोगवाद से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और उसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। तो प्रयोगवाद शुरू करने से पहले आखिर प्रयोगवाद का पहला प्रश्न इसमें 306 नंबर की, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन अज्ञेय जी का है। अज्ञेय जी का पूरा नाम अगर जाने तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इन्होंने प्रयोगवाद के बारे में अपने दूसरे शतक की भूमिका में लिखा है, प्रयोग का कोई वाद नहीं, हम वादी नहीं रहे। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी। अगर हम लोग प्रयोगवाद यहाँ पे दिया हुआ है, अगर उसके बारे में समझे तो जो हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, तो इन्हीं के नाम से यह जाना जाता है जो प्रयोगवाद है। और हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथानककार और निबंधकार और पत्रकार भी रहे हैं जो अज्ञेय जी हैं। और प्रयोगवाद की हम लोग विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें व्यक्तिगत और यथार्थवादी भावना, नए बिंब और प्रतीकों का इसमें प्रयोग हुआ है। कैसे कि प्रयोगवाद में क्या है, कवियों ने अपनी बात कहने के लिए पारंपरिक बिंबों को छोड़ करके नए और अप्रत्याशित प्रतीकों का इसमें उपयोग किया है। और इसका क्या उद्देश्य रहा है कि भावनाओं को अधिक सूक्ष्म और गहराई से व्यक्त करना। और प्रयोगवाद की क्या विशेषता है, और इसमें कि बौद्धिकता का हमको प्रभाव दिखता है और निराशा और संशय का एक स्वर भी है और भाषा और शिल्प का इसमें कुछ नयापन भी है। और इसमें परंपरा का विरोध और प्रकृति के प्रति नया दृष्टिकोण भी दिया गया। हाँ, चेंज कर ले कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इनके बारे में थोड़ा सा समझे तो जो इनका जन्म 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। किसका जन्म? अज्ञेय जी का। और इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री है। और यह क्या है, एक प्रसिद्ध क्या रहते हैं, पुरातत्ववादी रहते हैं, मतलब एक जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो रहते हैं। और अगर आगे इनकी बात करें तो इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें सैनिक हो गया, विशाल, उसके बाद भारत, प्रतीक और दिनमान, ये सब प्रमुख है। और 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो जाता है। तो 1911 से लेकर के 1987 तक इनका जो कालखंड है वह चलता है। और काव्य संग्रह की बात करें तो अज्ञेय जी के काव्य संग्रहों में भग्नदूत 1933, चिंता 1941, इतिअलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, आंगन के पार द्वार 1961 में यह रचित है। और इसके लिए फिर 1964 में इनको आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। फिर कितनी नावों में कितनी बार 1967, और इस पर उन्हें क्या है 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। कितनी नावों में कितनी बार, यह काव्य संग्रह है। अगर उपन्यास की बात करें तो इन 3 उपन्यास लिखे हैं। शिखर एक जीवनी, जो कि इसमें 2 भाग है, पहला भाग 1941 में और दूसरा भाग 1944 में। और नदी के द्वीप भी इन्हीं का उपन्यास है, जो कि 1951 में प्रकाशित होता है। और अपने अपने अजनबी 1961 में। और कहानी संग्रह की बात करें तो विपथगा 1937, परंपरा 1944, शरणार्थी 1947। और इन्होंने 2 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, एक तो अरे यायावर रहेगा याद 1953 और एक बूंद सहसा उछली 1960 में। तो थोड़ा सा ये संक्षेप परिचय था अज्ञेय जी के बारे में। 308 नंबर प्रश्न है कि सांप तुम सब तो हुए नहीं, यह पंक्ति किस कवि का है? तो ये भी अज्ञेय जी का है कि सांप तुम सब तो हुए नहीं। यह काव्य पंक्ति प्रयोगवादी कवि जो हीरानंद रहे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो इन्हीं के द्वारा रचित है। जो सांप शीर्षक की एक कविता है इनकी, उसी में यह लिखित है। 309 नंबर प्रश्न की, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? तो इनका मुख्य तथ्य क्या है? नई राहों का अन्वेषण। कि सन 1943
1943 में तार सप्तक का प्रकाशन होते ही स्पष्ट हो गया कि कविता ने प्रगतिवाद से भिन्न चेतना ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया है और इस विभिन्न चेतना का निर्माण प्रगतिवाद की मान्यताओं को उलटकर हुआ है, ऐसा नहीं है। हाँ, अपने से पहले काव्य आंदोलन के रूढ़िगत स्वरूप को इसमें अवश्य ही नकारने की घोषणा की गई है और समग्र रूप से इस चेतना का निर्माण युगीन परिवेश यानी निराशा, कुंठा, व्यष्टि और समष्टि का संघर्ष और युग व्याप्त राजनीतिक सामाजिक दर्शन के समन्वय से हुआ है। तार सप्तक की जो योजना है, फुटकर लघु संकलनों की परेशानियों से बचने के लिए तैयार की गई है। जब प्रकाशन योजना सामने आ गई तब कहीं यह सोचा गया कि संकलित कवि अन्वेषी दृष्टिकोण के हो। तो भूमिका में यज्ञ जी क्या स्पष्ट करते हैं कि उनके जो संकलित कविताएं हैं वो एकत्र होने का कारण ही यह है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं और उनमें मतैक्य भी एक मत नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी अलग अलग राय देखने को मिलती है और समाज और धर्म और राजनीति के विषय में काव्य वस्तु और शैली के छंद और तुक के कवि के दायित्वों के प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। वे सब परस्पर एक दूसरे की रुचियों, कृतियों और आशाओं, विश्वासों पर, एक दूसरे की जीवन परिपाटी पर और यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों पर और कुत्तों पर भी हंसते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे के अनुसार प्रयोगवादी क्या है? कवि का मुख्य तथ्य नए राहों का अन्वेषण है। अगर इसका क्या मतलब होता है कि इस वाक्यांश का क्या सीधा संबंध प्रयोगवाद जिसे अपने पहले पूछ मतलब ये जो लाइन दिया गया है ये प्रयोगवाद से संबंधित है और अगर हम लोग नए राहों का अन्वेषी समझे तो इसका क्या मतलब है कि जो पहले से बनी हुई सड़क पर चलता है यानी जो कवि काव्य की जो पुरानी स्थापित परंपराओं का क्या है पालन कर रहे हैं, ये हो गया राही। ठीक, और राहों के अन्वेषी की बात करें या खोज करता जो खुद क्या करे नई नई राहों बनाते हैं यानी वे कवि जो नए नए विषय या बिंब या नए प्रतीक नए शिल्प का प्रयोग करते हैं और वे साहित्य में कुछ नया मौलिक लाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें राहों का अन्वेषी कहा गया है। तो अगर संक्षेप में अगर बात करें तो नई राहों का अन्वेषण का क्या मतलब है कि साहित्य में जो पारंपरिक नियमों को तोड़ करके नए प्रयोग करना और आधुनिकता को अपनाना, तो ये नए राहों का अन्वेषण कहलाता है। तो 310 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? तो प्रयोगवादी इसमें से कौन है? अज्ञे जी हैं और जयशंकर प्रसाद या जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ये छायावाद से संबंधित है और छायावाद के 4 मुख्य स्तंभों में आते हैं जिसमें जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत जी भी हैं। ठंडा लोहा के रचनाकार है तो ठंडा लोहा किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा हुआ है जो कि 1952 में यह प्रकाशित होती है और यह प्रयोगवादी जो कवि धर्मवीर भारती की यह रचना है और 7 गीत वर्ष कनुप्रिया, सपना, अभी भी, आद्यंत इत्यादि भी इनकी रचनाएं हैं। अगर हम लोग धर्मवीर पहले ठंडा लोहा के बारे में समझ लेते हैं। जो ठंडा लोहा है एक क्या है? एक काव्य संग्रह है जो 1952 में प्रकाशित होता है और इस संग्रह की कविताएं जो युद्ध विभीषिका है, मानवीय त्रासदी है और आधुनिक जीवन की जो विसंगतियां हैं उसको दर्शाती है और ठंडा लोहा नाम प्रतीकात्मक है। ठीक, यहाँ पे जो ठंडा लोहा है वह प्रतीकात्मक है और इसका क्या मतलब होता है कि यह युद्ध के बाद हुए लोहे, शस्त्रों और मानव हृदय की भावनाओं की शून्यता को दर्शाता है। वहीं पर अगर हम लोग धर्मवीर भारती के विषय में चर्चा करें तो इनका जन्म 1926 ईस्वी में और मृत्यु इनका 1997 ईस्वी में होता है और यह एक प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और पत्रकार रहे हैं और उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे प्रभावशाली साहित्यकारों में से माना जाता है। और इनके काव्य संग्रह की बात करें तो सबसे पहले ठंडा लोहा हो गया 1952 में, कनुप्रिया 1959 में और 7 गीत वर्ष 1959 में। अगर इनकी उपन्यासों की बात करें तो धर्मवीर भारती ने उपन्यास भी लिखे हैं कई सारे। एक तो गुनाहों का देवता 1949 में इनके द्वारा लिखित है, फिर सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में और 11 सपनों का देश 1960 में। कहानी अगर संग्रह की बात करें तो मुर्दों का गांव 1946, स्वर्ग और पृथ्वी 1949, चांद और टूटे हुए लोग 1960 और इन्होंने एक नाटक भी लिखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वो कौन सा? धर्मवीर भारती का अंधा युग 1954 में। और ये जो नाटक है वह महाभारत के जो युद्ध के बाद की घटनाओं पर क्या है? आधारित है और यहाँ प्रसिद्ध गीति नाट्य है जो आधुनिक मनुष्य की त्रासदी को दर्शाता है। पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है 1972 में पद्मश्री, जो कि भारत का
चौथा सर्वोच्च सम्मान में से आता है। पहला भारत रत्न, दूसरा पहला भारत रत्न हो गया, और नंबर प्रश्न यहाँ पे कुछ कृतियां दी गई हैं, इसको मैच करना है। तो यहाँ डायरेक्ट हम मैच कर लेते हैं कि अकाल और उसके बाद यह नागार्जुन के द्वारा लिखित है, कलगी बाजरे की आज्ञा के द्वारा लिखित है, और गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा, और ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध के द्वारा। अगर हम लोग इसमें अकाल और उसके बाद की बात करें तो यह कविता क्या है, 1952 में लिखी जाती है, और यह कविता समाज में जो बढ़ती जो भूख है, उसकी असमानता है, इस पे यह व्यंग्य रूप से लिखी गई है, और जो कि किसके द्वारा है, नागार्जुन के द्वारा है, ठीक, 1952 में। अगर वहीं पे कलगी बाजरे की बात करें तो यह अज्ञे जी की एक रचना है, और यह 1949 में लिखा जाता है ना, अज्ञे जी का जो कलगी बाजरे का है 1949 में। और इसकी बात करें तो यह कविता क्या है, जो प्रकृति है उसको देखने के एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। और उसके बाद गीत फरोश जो कि भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है, यह 1952 में लिखा गया, और यह कविता क्या है कि कवि अपनी पीड़ा को इसमें क्या करता है, व्यक्त करता है। वहीं पे ब्रह्म राक्षस जो कि मुक्तिबोध के द्वारा रचित है, 1957 में इसका प्रकाशन होता है, और यह उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा उसी में है। और इस कविता के बारे में जाने तो यह हिंदी साहित्य की सबसे जटिल और जो लंबी कविताओं में से एक है, और इसमें कवि ने एक ऐसे विद्वान व्यक्ति मतलब ब्रह्म राक्षस का क्या क्या है, चित्रण किया है, जो अपने ज्ञान की अतिशयता के कारण पागल हो गया है। 313 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो इसमें से सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया है, अस्तित्ववाद ने जो प्रयोगवाद है उसको ज्यादा प्रभावित किया है। देखिए यहाँ पे प्रयोगवाद पर प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। नई कविता प्रयोगवाद से भिन्न होकर एक रूढ़ अर्थ में तब प्रयुक्त होने लगी जब 1954 में इलाहाबाद से नई कविता नामक पत्रिका प्रकाशित होने लगी। आरंभ में ये नई कविता वाले प्रयोगवाद से अपना संबंध जोड़ते थे, किंतु प्रयोगवाद पर अज्ञे का एक एकाधिकार था, और अज्ञे ने इस प्रयोग के आचार्यों की खटक क्या होगी, आचार्यों की खटक गई। तब नई कविता की धारा बहुत कुछ अस्तित्ववाद से प्रभावित थी। इसी से आगे चलकर वह धारा भी फूटी जो किसी भी जीवन मूल्य को स्वीकार न करती थी। नई कविता को प्रभावित करने वाले अस्तित्ववाद से मुखर टक्कर मार्क्सवाद की भी थी। अगर हम लोग अस्तित्ववाद की बात करें तो अस्तित्ववाद क्या है, एक दर्शन है, और इसमें क्या है, जो व्यक्ति के अस्तित्व पर यह केंद्रित है। तो इसका क्या मानना है कि मनुष्य अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य क्या करता है, स्वयं बनाता है। जैसे इसमें क्या मुख्य विचार इससे क्या है कि अस्तित्ववाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता, अकेलेपन और चुनाव की जिम्मेदारी और जीवन का जो निरर्थकपन है वो। वहीं पर अगर प्रयोगवाद की बात करें तो यह एक साहित्य में एक आंदोलन है जिसके प्रणेता कौन रहे हैं, तो वह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी रहे हैं। और इसमें मुख्य विचार की बात करें प्रयोगवाद में तो कविता में नए बिंबों, प्रतीकों और शिल्पों का इसमें प्रयोग किया गया है, और इसमें बौद्धिकता का समावेश है, और व्यक्ति की समस्याओं का इसमें यथार्थ चित्रण किया गया है। और अगर दोनों में अंतर समझे, एक तो प्रयोगवाद के में और अस्तित्ववाद में, तो अस्तित्ववाद क्या है, एक दार्शनिक सिद्धांत है, तो प्रयोगवाद क्या है, एक साहित्यिक आंदोलन रहा है। और इसके क्षेत्र की बात करें अस्तित्ववाद का तो दर्शन, मनोविज्ञान, साहित्य, और प्रयोगवाद क्या है कि हिंदी कविता। और इसका उद्देश्य क्या है कि अस्तित्ववाद का कि जीवन के अर्थ और अस्तित्व की खोज करना, और वहीं पर प्रयोगवाद क्या है, कहता है कि काव्य में नए प्रयोग करना और करके यथार्थ को दर्शाना। 314वां प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। तो इसमें से कौन प्रयोगवाद से संबंधित नहीं है, तो इसमें जो स्वतंत्रतावाद है या प्रयोगवाद से नहीं बल्कि यह छायावाद से संबंधित है। बाकी सब क्या है, प्रयोगवाद से संबंधित है। सबसे पहले इसमें मनोविश्लेषणवाद, कलावाद और अस्तित्ववाद, ये तीनों प्रयोगवाद से संबंधित है। तीन सौ 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। तो प्रयोगवाद का जन्म तार सत्व के प्रकाशन के साथ माना जाता है, ठीक, ये बहुत सही है। और प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है, ये भी ठीक है। प्रयोगवादी कविता हराश उन्मुख मध्य वर्गीय समाज के जीवन के चित्र है, ठीक है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं, गलत है, ठीक। तो जो नई कविता है कहीं ना कहीं प्रयोगवाद का एक विकसित रूप है,
और ये यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे पहला वाला जो कथन लिखा हुआ है, थोड़ा इसको मैं स्पष्ट करता हूँ कि प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन से होता है। तार सप्तक जो कि अज्ञेय जी के द्वारा प्रकाशित होता है सन 1943 में। तार का मतलब क्या हो जाता है? देखिए सप्तक का मतलब हो गया 7, तो इसमें 7 कवियों को रखा जाता है, इसे हम लोग पहला सप्तक या तार सप्तक कहते हैं। और इसमें 7 क्या थे? कवि थे। और उन 7 कवियों के अगर नाम मैं बताऊं तो उसमें गजानन माधव मुक्तिबोध हो गए, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा, और लास्ट इसमें अज्ञेय जी भी। तो ये क्या है? जो तार सप्तक है जो कि 1943 में अज्ञेय के द्वारा प्रकाशित होता है, इसमें 7 कवियों को स्थान मिलता है जो कि प्रयोगवाद को बढ़ाने का कार्य करते हैं। फिर इसका दूसरा सप्तक आता है 1951 में। फिर उसके बाद तीसरा सप्तक इसका आता है 1959 में, और चौथे सप्तक की अगर हम लोग बात करें तो वह 1979 में आता है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है, तो इसमें जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है प्रयोगवाद की? तो वह है प्रतीक, है ना। प्रतीक क्या है? इसमें जो जन्मदात्री मानी गई है किसकी? प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका प्रतीक है कि प्रयोगवाद का प्रमुख स्वर प्रतीक पत्रिका के प्रकाशन के साथ सुनाई दिया। और तार सप्तक नामक काव्य संग्रह के प्रकाशित होने के उपरांत प्रयोगवाद की आलोचना विभिन्न दृष्टिकोण से की गई, किंतु स्वयं प्रयोगवादी कविता का पथ प्रदर्शन करने वाला सच्चिदानंद हिरानंद सेन अज्ञेय जी ने प्रयोगवादी कवियों के संबंध में लिखा है। किसी एक मतलब प्रयोगवादी क्या है? किसी एक स्कूल के नहीं है, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं है, सभी राही हैं। और राही क्या कर रहे हैं? सभी राही नहीं है और राही की क्या है? अन्वेषी। मतलब कि ये लोग नए नए राहों की खोज कर रहे हैं, नए नए काव्य शैलियों का खोज कर रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं समाज के में, और उनको लिखने का कार्य कर रहे हैं। अगर प्रतीक का हम लोग बात करें तो यह प्रतीक जो पत्रिका है वह प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका मानी जाती है। और अगर इसका संपादन की बात करें तो इसके संपादक कौन है? तो इनके संपादक हैं अज्ञेय जी, जो कि 1947 में इसका संपादन करते हैं। और यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। कौन सी? प्रतीक। 370 नंबर प्रश्न है कि तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया है? तो इन सब का संपादन अज्ञेय जी ने किया है। और तार सप्तक दूसरा, सप्तक तीसरा, फिर चौथा सप्तक संपादन अज्ञेय ने किया है। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। और अज्ञेय ने तार सप्तक में संग्रहित कवियों को राहों का अन्वेषी बताया है। और अगर हम लोग इन चारों सप्तकों के कवियों को नाम देखें तो तार सप्तक में अज्ञेय जी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन हैं, और गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल। अगर आपको याद करना है शॉर्ट में तो अमोने गिरा प्रभा ऐसे याद कर सकते हैं। उसका प्रकाशन कब होता है? 1947 में। वहीं पे दूसरा सप्तक जो कि 1951 में आता है, 7 वर्ष बाद, है ना, 7 प्लस कर देंगे 50 और प्लस 51। और दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित होता है, और इसमें शमशेर बहादुर सिंह, हरि नारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती इसमें शामिल है। और इसका सूत्र क्या है? श भर शनग। तीसरा सप्तक की बात करें तो यह 1959 में प्रकाशित होती है। केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजय नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन और वात्स्यायन इसमें क्या थे? शामिल थे। चौथा शतक की बात करें तो 1979 में प्रकाशित होती है। इसमें श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, सुमन राजे, इनके नाम याद करेंगे। सुमन राजे एक महिला है, चौथे सप्तक में है। और राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य इसमें क्या थे? शामिल थे। सूत्र इसका यहाँ पे लिखा हुआ है श्री अरासु स्वर्ण, अरासु अरासु सरा स्वर्ण। और जो प्रथम जो सप्तक उसको तार सप्तक भी कहते हैं, जबकि अन्य को दूसरा, तीसरा, चौथा के नाम से जाना जाता है। और इनमें शकुंतला माथुर है वह दूसरे सप्तक की, और उसके बाद जो कीर्ति चौधरी, कीर्ति बाला सिंह तीसरे सप्तक की, सुमन राजे, तो ये सब क्या है? कवित्री है, मतलब महिलाएं हैं। जो कि देखिए पहले वाले में, इसमें से जो पहले वाले में कोई नहीं महिला है। शकुंत माथुर या शकुंतला माथुर दूसरे सप्तक की है, कीर्ति चौधरी या तीसरे सप्तक की है, और सुमन राजे या चौथे सप्तक की है। इनको याद रख लेंगे। 318 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो तार सप्तक यानी पहले सप्तक में कौन नहीं है? तो रघुवीर शाही इसमें शामिल नहीं है। नेमी चंद्र जैन है, प्रभाकर माचवे हैं, अज्ञेय जी हैं, तो यह इसमें शामिल है। बट रघुवीर शाही क्या है? यह इसमें शामिल नहीं है। ठीक। 319 नंबर प्रश्न है कि
इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि है? तो इसमें से जो तार सप्तक है, तार मतलब पहला, तो इसमें पहले कौन से हैं? अज्ञेय जी हैं। वहीं पे अगर हम लोग धर्मवीर भारती की बात करें तो धर्मवीर भारती दूसरे शतक में आते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ये भी दूसरे शतक के हैं। और नरेश मेहता की बात करें तो नरेश मेहता भी दूसरे शतक से संबंधित है। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। 321वां प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन कब होता है? तो 1943 में होता है। और तार सप्तक में 1943 में यह प्रकाशित होता है तार सप्तक, और इसमें 7 कवि हैं। एक तो गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा और अज्ञेय जी। तीसरा शतक कब प्रकाशित होता है? तो तीसरा शतक 1959 में प्रकाशित होता है। और इसमें तीसरे शतक में भी 7 कवियां हैं। कौन कौन से? कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह और विजय देव नारायण शाही। 323 नंबर प्रश्न है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस शतक में संग्रहित हैं? तो यह कौन से जो प्रयोगवादी जो कवि रहे हैं मुख्य रूप से, उनकी कविताएं किसमें संग्रहित है? तो तार सप्तक में है। और तार सप्तक के अगर कवियों की बात करें तो उसमें अज्ञेय जी हैं, रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन और गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। और वहीं पे अगर हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के हैं? तो यह तीसरे शतक के माने जाते हैं, मतलब तीसरे शतक के ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब होता है? 1927 में उत्तर प्रदेश से कहाँ पे? बस्ती जिले में। और ये कहाँ से पढ़ाई करते हैं? इलाहाबाद से करते हैं। और इन्होंने 2 जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किया, एक तो दिनमान और पराग। और इनका मृत्यु 1983 ईस्वी में होता है। तो 1927 में जन्म हो रहा, 1983 में इनकी मृत्यु होती है। अगर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें तो इनके प्रमुख काव्य संग्रह है काठ की घंटियां 1959, बांस का पुल 1963 में, फिर एक सुनी नाव 1966 में, गर्म हवाएं 1966 में, कुआनो नदी 1973 में, फिर जंगल का दर्द 1976, खूंटियों पर टंगे लोग 1982 और खूंटियों पर टंगे जो लोग हैं 1982 में प्रकाशित होता है। इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। क्या कहकर पुकारो 1982 में प्रकाशित होता है। अगर नाटक की बात करें तो इनके 2 नाटक है, एक तो बकरी 1974 में और दूसरा लड़ाई। और बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है, बटुता का जूता और महंगू की टाई। 325 नंबर प्रश्न है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है, तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसको माना गया है? तो अज्ञेय जी को माना गया है। अगर अज्ञेय जी की बात करें तो 1911 में इनका जन्म होता है और इनका मृत्यु 1987 ईस्वी में होता है। तो प्रयोगवाद और नई कविता के इनको जनक माना जाता है। और इनके काव्य संग्रह भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इतिअलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974 और महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बाग पर छाया 1981। और उपन्यास की बात करें तो शेखर एक जीवनी जो कि 1941 में प्रकाशित होता है पहला भाग, और दूसरा भाग 1944 में। और नदी के द्वीप जो कि 1951 में प्रकाशित होता है। फिर अपने अपने अजनबी 1961 में। और कहानी संग्रह की बात करें इनके अज्ञेय जी का तो वीप थागा 1937, परंपरा 1944, शरणार्थी 1948, जयदुल 1951। और निबंध संग्रह की बात करें तो त्रिशंकु जो कि इनके द्वारा लिखा हुआ निबंध संग्रह 1945 और आत्मनिबंध 1960। यात्रा वृत्तांत की बात है तो 2 इनकी यात्रा वृत्तांत है अज्ञेय जी की, अरे यायावार रहेगा याद 1953 और एक बूंद सहसा उछली 1960 में। 326 में प्रश्न है अज्ञेय कौन से वाद के हैं? तो वह प्रयोगवाद से संबंधित है, इनके प्रवर्तक भी माने जाते हैं। 327 नंबर प्रश्न है इनमें में से कौन सा कवि तीसरे शतक का कवि नहीं है? तो अगर हम लोग तीसरे शतक के कवियों की बात करें तो इसमें तीसरे शतक में कौन से नहीं? धर्मवीर भारती नहीं है। धर्मवीर भारती दूसरे शतक के अंतर्गत आते हैं। बट इसमें कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही या तीसरे शतक में आते हैं ना। विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन और उसके बाद कुंवर नारायण, ये सब किस में आते हैं? तो यह तीसरे शतक में आते हैं। 328वां प्रश्न है कि तार सप्तक में संकलन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है? तो यह अज्ञेय जी ने राहों का अन्वेषी कहा है तार सप्तक के जो कवि हैं। और तार सप्तक में कौन कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो जो तार सप्तक है उसमें शमशेर बहादुर सिंह इसमें नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह कौन से? दूसरे वाले में आते हैं।
ठीक, बाकी सब पहले सप्तक के हैं, मतलब तार सप्तक के। तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है, तो इनमें तार सप्तक में कौन नहीं शामिल है? तो केदारनाथ सिंह तार सप्तक में नहीं है, और केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं ना। और रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे और गजानन माधव मुक्तिबोध या तार सप्तक यानी पहले में आते हैं। और वहीं पे जो केदारनाथ सिंह है या किस में आते हैं? तीसरे वाले में। कुंवर नारायण, तीसरे में कौन कौन से हैं तीसरे सप्तक में? कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मदन वात्स्यायन, प्रयाग न्याय त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह और विजय देव नारायण शाही, ये सब तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। 331 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन तार सप्तक में नहीं है? तो तार सप्तक में इसमें शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, दूसरे सप्तक में आते हैं। और गेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, ये सब पहले में आते हैं। पहले में फिर भागभूषण भूषण अग्रवाल भी है, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय, ये सब आते हैं पहले सप्तक में। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर या तार सप्तक के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक, और रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो इनको राष्ट्रीय सांस्कृतिक कवियों में रखा जाता है। और इनका जन्म कब हुआ? 1908 में बिहार के यहाँ है रामधारी सिंह दिनकर। 1908 में बिहार के बेगूसराय जिले में इनका जन्म होता है और 1974 में इनकी मृत्यु होती है। और यह क्या है? ओजस्वी और क्रांतिकारी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो काव्य संग्रह इनके बहुत सारे हैं। रेणुका 1935, ओंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, रश्मि रथी 1952 और उर्वशी 1961। और ये जो उर्वशी है 1961 में लिखा गया है, इनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में मिलता है। और यह क्या है? एक गीति नाट्य है और इसमें प्रेम, सौंदर्य और आध्यात्मिक विषयों पर चित्रण किया गया। गद्य की बात करें तो इनके गद्य रचनाएं भी हैं, जो कि मतलब निबंध में मिट्टी की ओर 1946 में, संस्कृति के 4 अध्याय, इसके बहुत ही मेन है, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में। और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। अर्धनारीश्वर 1952, काव्य की भूमिका 1958 और शुद्ध कविता की खोज 1966 रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। 333 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इसमें जो तार सप्तक है वह धर्मवीर भारती या तार सप्तक में नहीं आते, बट रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भागभूषण भूषण अग्रवाल, अज्ञेय जी, ये सब तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कवि तार सप्तक में नहीं शामिल है? तो नरेंद्र शर्मा या तार सप्तक के नहीं है, बल्कि यह क्या है? साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि, गीतकार और निबंधकार रहे हैं। और नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में होता है और 1989 में इनका मृत्यु हो जाता है। और प्रेम, सौंदर्य और जीवन की गहराई का इन्होंने सुंदर चित्रण किया है। अगर प्रमुख इनकी रचनाओं की बात करें तो प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1938, पलाश वन 1940, मिट्टी और फूल 1942, अग्निशस्त्र 1951, रक्तचंदन 1949 और द्रौपदी 1962 नरेंद्र शर्मा के द्वारा रचित है। 335 नंबर प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस शतक में हैं? तो अगर हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र की बात करें, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र जो कविताएं हैं यह क्या है? मतलब जो भवानी प्रसाद मिश्र है दूसरे सप्तक से संबंधित है। 336 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा दूसरा सप्तक में नहीं है? तो मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध या पहले सप्तक के अंतर्गत आते हैं। और बाकी भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह या ये दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं ना, और मुक्तिबोध पहले में आते हैं। अगर गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करें तो 1970 में इनका जन्म होता है, 17 में, और इनको मृत्यु 1964 में, मतलब इनकी मृत्यु 1964 में होती है। और प्रयोगवाद और नई कविता की अग्रणी कवियों में से एक माने जाते हैं। काव्य संग्रह की बात करें जो 2 इनकी काव्य संग्रह बहुत ही फेमस, चांद का मोटेरा जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित होता है, और इसी में ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविता है। और भूरी भूरी खाक दूध 1980 में प्रकाशित होता है और यह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होता है। कथा साहित्य कहानी संग्रह की बात करें तो काठ का सपना 1967 में, मुक्तिबोध के द्वारा विपात 1937 और 70 में। और आलोचना की बात करें तो इनकी फेमस आलोचना है कमायनी एक पुनर्विचार जो कि 1970 में आती है। और इन्होंने जयशंकर प्रसाद की जो कमायनी है उसका एक नया और मौलिक रूप से विश्लेषण करने का कार्य किया है। और इनकी भारत और इतिहास और संस्कृति 1962, एक साहित्य की डायरी 1964 और नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1966 में प्रकाशित होती है। 337 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? तो कुंवर नारायण यह दूसरे सप्तक के अंतर्गत नहीं आते, जबकि नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और शमशेर बहादुर सिंह ये दूसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। और कुंवर नारायण की बात करें तो इनका जन्म 1927 ईस्वी में होता है और मृत्यु इनका 2017 में
माना जाता है और नई कविता के क्या है, ये प्रमुख कवियों में से आते हैं जो कि तीसरे शतक के अंतर्गत है ना। कुंवर नारायण किसमें है, तीसरे शतक के अंतर्गत आते हैं और 2005 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलता है। और इनकी रचनाओं की बात करें तो चक्रव्यूह 1956 में इनका यह क्या है, पहला काव्य संग्रह है। फिर उसके बाद परिवेश हम तुम 1961 में, आमने सामने 1979 में और कोई दूसरा नहीं 1993 में, और इन दिनों 2002 में प्रबंध काव्य की बात करें इनका तो आत्मजयी जो कि प्रबंध काव्य है जो कि 1965 में प्रकाशित होता है, ये किसके हैं, कुंवर नारायण के। और यह और आलोचना की बात करें तो इनके आज और आज से पहले 1998 में और मेरे साक्षात्कार 2007 में इनके द्वारा लिखा गया, कुंवर नारायण के द्वारा। 338 नंबर प्रश्न है कि इनमें से दूसरे शतक में संकलित कवि हैं, तो दूसरे शतक में रघुवीर सहाय जी आते हैं। और रघुवीर सहाय की बात करें तो 1929 में इनका जन्म होता है और मृत्यु 1990 ईस्वी में इनका माना जाता है। और यह एक सामाजिक इनकी जो कविताएं सामाजिक जो विडंबनाएं हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार देखने को मिलता है और जो आम आदमी के जो संघर्ष है उस पर यथार्थ रूप से यह प्रस्तुत करते हैं इसको। अगर काव्य संग्रह की बात करें इनके रघुवीर सहाय जी का, है ना, तो सीढ़ियों पर धूप में 1960 इनका यह पहला काव्य संग्रह है। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में, और लोग भूल गए हैं 1982 में, और लोग भूल गए हैं इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 में, कहानी संग्रह रास्ता इधर से है 1972 में, और निबंध संग्रह की बात करें इनका तो दिल्ली मेरा परदेश 1976, लिखने का कारण 1977, उबे हुए शुकी 1977 में प्रकाशित होता है जो कि रघुवीर सहाय के द्वारा है। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा शतक में कौन सी कवित्री शामिल है, तो इसमें जो शकुंतला माथुर है या दूसरे शतक के अंतर्गत एक महिला है जो इसमें शामिल है। अगर शकुंतला माथुर की हम लोग बात करें तो शकुंतला माथुर इनका जन्म 1920 ईस्वी में होता है और मृत्यु इनका 2004 में हो रहा है ना। और यह दूसरे शतक में 1951 में जो आता है दूसरा शतक, उसमें यह 7 कवियों में से एक है। और उनकी कविताएं जो स्वच्छंद प्रेम, प्रकृति चित्रण और व्यक्तिगत भावनाओं के लिए जानी जाती हैं। अगर प्रमुख रचना की बात करें तो शकुंतला माथुर की एकमात्र प्रकाशित जो कविता संग्रह है वो कौन सी है, चांदनी, जो 1961 में प्रकाशित होती है। और इस संग्रह में उनके कई कविताएं संग्रहित है जैसे कि उनके प्रेम, निराशा और प्रकृति से जुड़े अनुभवों को यहाँ दर्शाने का कार्य करती हैं। नए 341वां प्रश्न है कि नई कविता के तीसरा शतक के कवि कौन है, तो तीसरे शतक के अंतर्गत कौन आते हैं, केदारनाथ सिंह आते हैं। बाकी महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा जो कि छायावाद से संबंधित है, सुवंतानंदन पंत ये भी छायावाद से, और राम कुमार वर्मा ये भी छायावाद से संबंधित है, सॉरी प्रगतिवाद से, छायावाद से, उत्तर छायावाद से संबंधित है राम कुमार वर्मा जी। और अगर हम लोग बात करें इसमें केदारनाथ सिंह का, तो केदारनाथ सिंह का जन्म 1934 ईस्वी में होता है और उनकी मृत्यु 2018 होता है। और यह क्या है, तीसरे शतक के अंतर्गत आते हैं और 2013 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया केदारनाथ सिंह को। काव्य संग्रह की अगर बात करें तो अभी 1960 में उनका क्या है, पहला काव्य संग्रह है। जमीन पक रही है 1980 में, और यहाँ से देखो 1983 ईस्वी में, अकाल में सारस 1988 में, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1955 में, 95 में, बाघ 1996 में, क्या है सब काव्य संग्रह। और टॉलस्टॉय और साइकिल 2009 में प्रकाशित होती है केदारनाथ सिंह के द्वारा। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं, तो चौथे सप्तक में कौन है, सुमन राजे हैं कवित्री जो कि चौथे सप्तक के अंतर्गत है। अगर सुमन राजे की हम लोग बात करें तो सुमन राजे इनका जन्म 1938 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 2008 में हो रहा है ना। और यह क्या है, कवित्री हैं, आलोचककार हैं और साहित्यकार भी रही हैं। और वह चौथा सप्तक है ना, चौथा सप्तक कब आता है, 1979 में, इसी में है। और काव्य संग्रह की बात करें इनके जो सुमन राजे है उनका, तो यामिनी 1961, उत्सर्ग 1962, कही अनकही 1963, यात्रा 1978, मैं तो निमित्त हूँ 1982। अगर आलोचना की बात करें तो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास इन्होंने लिखा है ना 2003 में। 343 नंबर प्रश्न है कि तार सप्तक के में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है, तो तार सप्तक में अगर हम लोग देखें तो तार सप्तक में कौन से नहीं है, जो केदारनाथ सिंह है तार सप्तक में नहीं आते हैं ना। जो केदारनाथ सिंह है इनके विषय में हम लोगों ने भी ऊपर चर्चा किया है। और केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गेय जी, ये सब पहले सप्तक के अंतर्गत आते हैं। 331 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा
जो कवि है वह तार सप्तक में नहीं शामिल है, तो वह शमशेर बहादुर सिंह है, जो कि तार सप्तक के अंतर्गत नहीं आते हैं। तिरालीस नंबर प्रश्न आया था हमारा कि तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। तो इसमें तार सप्तक में देखिए भारत भूषण अग्रवाल और मुक्तिबोध ये तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं, और वहीं पे नेमी चंद्र जैन ये भी तार सप्तक में, बट रघुवीर सहाय यह तार सप्तक के अंतर्गत नहीं आते हैं। 344 नंबर प्रश्न है कि तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है, तो तार सप्तक या प्रयोगवाद से संबंधित है। 345 नंबर प्रश्न है कि टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है, तो टॉलस्टॉय और साइकिल या केदारनाथ सिंह के द्वारा रचित है। और टॉलस्टॉय और साइकिल की बात करें तो 2009 में यह प्रकाशित होता है। यह काव्य संग्रह है जिसमें नई शैली और की कविताएं लिखी गई हैं, और यह अगर बात करते हैं तो किसके द्वारा है, केदारनाथ सिंह के द्वारा है। टॉलस्टॉय और साइकिल इनकी बहुत ही चर्चित काव्य कृति है, और सृष्टि पर इस पर पहरा, बाग, यहाँ से देखो तथा जमीन पर रही, ये इनकी काव्य कृतियां हैं। 346 नंबर प्रश्न है कि कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है, तो यह आत्मजयी है। और आत्मजयी जो एक प्रबंध काव्य है, जो कि कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है, जो कि 1965 में लिखा जाता है। और इस काव्य कृति इनको 1995 में इसी के लिए इनको व्यास सम्मान मिलता है। और अगर इस कविता के बारे में चर्चा करें तो कविता में जो नचिकेता है उनकी कहानी को आधुनिक संदर्भ में फिर से लिखा गया, और यह कविता मृत्यु, जीवन के उद्देश्य और व्यक्ति की आत्मिक यात्रा जैसे दार्शनिक विषयों पर केंद्रित है। देखिए यहाँ पे कुंवर नारायण की और रचनाएं हैं, जैसे काव्य संग्रह चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, कोई दूसरा नहीं, नीम रोशनी इत्यादि। प्रबंध काव्य इनका आत्मजय 1965 में, और वाजश्रवा के बहाने इन्हीं के द्वारा लिखा गया, कुंवर नारायण सिंह के द्वारा। 347 नंबर प्रश्न है कि सागर मुद्रा इनमें से किसकी काव्य कृति है, तो सागर मुद्रा जो लिखित है वह अज्ञे के द्वारा लिखा गया है, सागर मुद्रा। और सागर मुद्रा क्या है, प्रयोगवादी कवि अज्ञे के द्वारा रचित काव्य है, और यह 1970 में प्रकाशित होता है। ठीक, जो सागर मुद्रा 1970 में प्रकाशित होता है, और इस कृति में अज्ञे ने समुद्र और उसकी लहरों को एक प्रतीक के रूप में उपयोग किया है, और इन कविताओं में मानवीय चेतना, ज्ञान और जीवन की निरंतरता को दिखाने का कार्य किया है। और अज्ञे तार सप्तक के संपादक तथा प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। इन्हें आंगन की पाठद्वार, इनका जो रचना है आंगन की पाठद्वार, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, और वहीं पे कितनी नाव में कितनी बार इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। विशाल भारत, प्रतीक तथा नया प्रतीक तथा दिनमान पत्रिका इन्होंने संपादन किए हैं। अगर काव्य कृतियों की बात है तो सदा नीरा, नदी की बात पर छाया, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, अरियो करुणा प्रभा में, इत्यलम बावरा अहरी, इनकी ये सब काव्य कृतियां हैं। 348वां प्रश्न है कि बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है, तो बसंती हवा के रचयिता केदारनाथ सिंह है। और केदारनाथ सिंह, यह कविता क्या है, जो बसंती हवा है, तो यह फूल नई रंग बोलते हैं, इसी के अंतर्गत यह संकलित है। और इसकी बात करें बसंती हवा की, तो यह एक बहुत ही सुंदर और सुंदर कविता है, जिसमें कवि ने क्या है, बसंत ऋतु के बहने वाली हवा का जो मानवीयकरण है, जिसे हम लोग जैसे कि निर्जीव वस्तु में भी जान डाल देना, तो इस अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया। 349 नंबर प्रश्न है, अगर मैं तुमको ललाती साँझ के नभ की अकेली तारी क्या अब नहीं कहता, यह पंक्ति किसकी है, तो यह अज्ञे जी की पंक्ति है, और यह इसके रचनाकार कौन है, अज्ञे जी हैं। आत्महत्या के विरुद्ध यह कविता किसकी है, तो आत्महत्या के विरुद्ध यह काव्य संकलन कवि रघुवीर सहाय है। कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता के संकलन है कवि रघुवीर सहाय हैं, और यह अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा शतक के, तो रघुवीर सहाय दूसरे शतक से संबंधित है, और दूसरा शतक कब आता है, 1951 में। और तो रघुवीर सहाय के विषय में समझते हैं, तो रघुवीर सहाय उनका जन्म 1929 में और मृत्यु 1990 में होता है, और यह दूसरे शतक के अंतर्गत आते हैं। और सीढ़ियों पर धूप में हंसो हंसो जल्दी हंसो, और लोग भूल गए, और जिन्हें क्या है, लोग भूल गए, इनके लिए इनको साहित्य अकादमी और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है।
और आत्महत्या के विरुद्ध की अगर हम लोग बात करें तो यह क्या है, प्रसिद्ध कविता संग्रह है जिसे रघुवीर शाह ने 1967 में लिखा था। तो आत्महत्या के विरुद्ध यह 1967 में इनके द्वारा लिखा गया था और इस संग्रह की कविताएं समाज में व्याप्त निराशा, हिंसा और अकेलेपन पर करार व्यंग करने का कार्य करती हैं। और यहीं पे देखिए रचनाएं, सीढ़ियों पर धूप 1960 में, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975, लोग भूल गए 1982, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1989 में और गद्य रचनाएं ने लिखा है दिल्ली दिल्ली मेरा प्रदेश, रास्ता इधर से है और जो आदमी हम बना रहे हैं, ये सब इनके गद्य रचनाएं हैं। 351वां प्रश्न है कि सीढ़ियों पर धूप में कविता संग्रह किसका है? तो यह रघुवीर शाह के द्वारा लिखित है। और सीढ़ियों पर धूप में यह कविता कब लिखी गई? तो 1960 में। और रघुवीर शाह, देखिए सीढ़ियों पर धूप में क्या है कि इस काव्य में जो सीधी सादी जो भाषा है और रोजमर्रा की जो जिंदगी के अनुभवों के लिए यह जो कविता है सीढ़ियों पर धूप में जानी जाती है। और रघुवीर शाह ने इसमें दिल्ली शहर के जीवन, राजनीतिक और सामाजिक विसंगतियों और आम आदमी के अकेलेपन को इसमें बहुत ही सूक्ष्मता से दर्शाने का कार्य किया है। और रघुवीर शाह के काव्य संग्रह की बात करें तो आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां और एक समय था। 352 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। प्रयोगवाद का अधिक ध्यान, देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है थोड़ा सा इसमें दिक्कत है कि प्रयोगवाद की अगर हम लोग विशेषताओं को समझे तो यह घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद है, अति नग्न यथार्थवाद को दर्शाती, निराशावादिता को, क्षणवाद व नियतिवाद और नवीन शिल्प विधान भी इसमें देखने को मिलता है और युग जीवन का चित्र भी हमको इसमें देखने को मिलता है। शमशेर मूर्ख कवि हैं, किसी विजन के नहीं, यह कथन किसका है? तो यह मलियत जी का कथन है कि शमशेर मूर्ख कवि नहीं, किसी विजन के, सॉरी शमशेर क्या है, मूर्ख कवि हैं, किसी विजन के नहीं है। तो यह कथन क्या है कि जो शमशेर बहादुर सिंह किसी एक निश्चित विचारधारा या विजन दृष्टिकोण के कवि नहीं है। मतलब इससे क्या कहने का मतलब है, शमशेर मूड के इस तरह से मूड स्विंग होता है, कभी कुछ, तो उसी प्रकार से अगर इनके हम लोग विजन की बात करें, दृष्टिकोण की बात करें शमशेर बहादुर सिंह का, तो मलियज क्या बताते हैं कि यह किसी एक जो विचारधारा उस पर इनकी दृष्टि नहीं रहती है। उनकी कविताएं जो विशेष रूप से राजनीतिक या सामाजिक सिद्धांत का प्रचार नहीं करती, बल्कि क्या करती है, ये कवि के जो तत्कालीन मूड है, जो उनका मतलब मनोदशा है, भावना, संवेदना, उसको दर्शाने का कार्य करती हैं। शमशेर बहादुर जो सिंह है, उनके अगर हम लोग अलग अलग जो आलोचक है क्या बताया उनके लिए, देखिए शमशेर कवियों के कवि है, अज्ञेय जी कहते हैं। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, और ये न अज्ञेय की तरह कला के प्रति अत्यधिक सचेत है और न मुक्ति बोध की तरह प्रतिबंध। यह बच्चन सिंह के द्वारा बताया गया है, कहा गया है शमशेर बहादुर सिंह के लिए। 314 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो एक शहर की मौत, यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। अगर हम लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बात करें तो 1927 में इनका जन्म होता है और 1983 में इनके मृत्यु होता है। इन्होंने पत्रिकाएं भी लिखी है, दिनमान और पराग। और काव्य संग्रह की अगर बात करें तो काठी घंटिया, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर, खूंटियों पर टंगे लोग, और खूंटियों पर टंगे लोग के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है। क्या कहकर पुकारो, ये भी इनका काव्य संग्रह है। नाटक की बात करें तो बकरी, जो कि व्यंग्यात्मक नाटक है। लड़ाई, फिर बाल सहित बतूता का जूता, इनके द्वारा लिखा हुआ है। तो एक शहर की मौत अमृता प्रीतम की रचना है, जबकि यह रचनाएं किसके हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हैं। और इनके काव्य संग्रह काठी घंटिया, जिसको हमने अभी बताया 1959 में, बांस का पुल 1963, एक सुनीना 1966, गर्म हवा 1969, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्श 1976 में, खुटियों पर टंगे लोग 1982 में, और बाल साहित्य बतूतों का जूतो, महंगों की टाई, लाख की नाक, भाव भाव खाओ खाओ, और कविताएं चर्चिन का क्या है, लिपटा रजाई में, और मौत की आंखें। 355 नंबर प्रश्न है कि कुआनो नदी इनमें से किस कवि का है? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा, सॉरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है कुआनो नदी। अगर हम लोग कुआनो नदी की बात करें तो यह 1973 में प्रकाशित होता है, कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा। और यह क्या है, कुआनो नदी एक साधारण नदी और उसके आसपास के जो जीवन है उसका इसमें चित्रण किया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना जो है उसका अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक सुनी नाव व जंगल का दर इनके द्वारा लिखा गया है। 357 नंबर प्रश्न है 357 की निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? तो ये आज्ञे जी ने इस नाम से कुछ कविताएं लिखे हैं।
कुट्टी चातन से। और अज्ञे जी ने अकेले अनेक ललित निबंधों की रचना भी किया है, जिसमें सब रंग शीर्षक से उन्होंने निबंध संग्रह कुट्टी चातन में किया है नाम से लिखा है। और अज्ञे के निबंध की बात करें तो सब रंग और कुछ राग, कहाँ है द्वारका, छाया का जंगल। 258 नंबर प्रश्न है, सॉरी 358 नंबर, यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ जो गलत है। 358 नंबर प्रश्न है कि प्रपद्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस कवि किस रचनाकार का नाम सम्मिलित है। जो प्रपद्यवाद जिसे हम लोग नकीनवाद भी कहते हैं, तो इसमें नंद किशोर आचार्य भी हैं। सॉरी, प्रपद्यवाद, हाँ, तो प्रपद्यवाद को क्या है, नकीनवाद भी कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है कवि, तो नंद किशोर इसमें शामिल नहीं है। और प्रपद्यवाद की बात करें तो यह नकीनवाद के नाम से जाना जाता है। और नकीनवाद में 3 कवि आते हैं। एक तो न से हो गया नलिन विनोचन शर्मा, क से के से केसरी कुमार, और न से फिर नरेश मेहता। और इसके मुख्य और ये इसकी मुख्य विशेषताओं को समझे तो इसमें अति व्यक्तिवादिता है, और निराशा और संशय है, अत्यंत सूक्ष्मता भी देखने को मिलता है। और इसमें जो शिल्प है उसका आग्रह किया गया है। नकीनवाद किस काव्य धारा के में प्रयुक्त हुआ था, तो यह किसमें हुआ है, प्रयोगवादी काव्य में नकीनवाद का प्रयोग हुआ है। नकीनवाद को प्रपद्यवाद भी कहा जाता है। वस्तुतः बिहार राज्य के 3 कवि हैं इसमें नकीनवाद में, इन्हीं के नाम पर है ये नकीनवाद। न से नलिन विलोचन शर्मा, क से केसरी कुमार तथा न से नरेश। और इसके जो वास्तविक प्रगतिवाद का भी घोषित करते हुए अपने नामों को प्रथम अक्षर पे लिखते हैं नकीनवाद से। और यह एक काव्य आंदोलन के रूप में भी स्थापित हुआ है। नकीनवाद यहाँ प्रयोगवादी काव्य धारा के लिए प्रयोग हुआ है। और बच्चन सिंह इसे रूपवाद या कलावाद भी मानते हैं। नकीनवाद नामक में कौन कौन से इसमें रहे हैं कवि, तो नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता, तो ये सब इसमें हैं। नकीनवाद नामक साहित्य आंदोलन के अग्रणीय कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और सॉरी केसरी कुमार और नरेश मेहता। नकीनवाद के प्रवर्तक कवि थे, तो इसमें नकीनवाद 3 कवियों के नाम पर पड़ता है जो कि बिहार से हैं, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। 362 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि नकीनवाद से जुड़ा हुआ है, तो नकीनवाद से इसमें केसरी कुमार जुड़े हुए हैं, और केदारनाथ सिंह और केदारनाथ अग्रवाल और नरेश मेहता। ये इसे देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न है थोड़ा सा मिस्टेक किया है कि नकीनवाद से कौन जुड़ा है, तो केसरी कुमार और नरेश मेहता ये इससे जुड़े हुए हैं। 363 में प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है, तो इसमें प्रपद्यवाद जिसे हम लोग नकीनवाद कर रहे हैं, तो उससे कौन संबंधित नहीं है, प्रयाग न्याय त्रिपाठी से संबंधित नहीं है, बट नलिन विलोचन शर्मा, नरेश और केसरी कुमार से संबंधित हैं। तो ये ठीक था ना, यहाँ पे नहीं ठीक है। 364 नंबर प्रश्न है कि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की विशेषता है, तो यह प्रवृत्ति है। तो घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद यह किसकी प्रवृत्ति है, प्रयोगवाद की। प्रयोगवाद कविताओं की प्रवृत्तियां हैं। समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण इसमें है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तित्व है। विद्रोह का स्वर भी है। लघु मानव की प्रतिष्ठा है। अनास्थावादी था। संशयात्मक स्वर है। आस्था था। भविष्य के प्रति इसमें विश्वास भी है। 365 नंबर प्रश्न देखें तो प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधित कोई कारण था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। तो यह कथन इनमें से किसका रहा है, तो यह डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी जी ने यह जो प्रयोगवाद है उसके विषय में कहा है, जिन्हें प्रयोगशील कवियों में को मोती खोजने वाला गोताखोर कहा है। देखिए यहाँ पे क्या, प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक है अज्ञे जी, तो नंद दुलारे वाजपेयी इनको क्या बोलते हैं, जो प्रयोगशील कवियों के मोती खोजने वाला, इनको एक गोताखोर कहते हैं। प्रयोगवाद की परिभाषा और इसकी आलोचना देखें तो प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, केसरी कुमार कहते हैं। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, रघुवीर शाह है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, डॉक्टर नागेंद्र। और प्रयोगवाद कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है। 366 नंबर प्रश्न है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का सबसे मुख्य तत्व क्या होना चाहिए, तो इसमें नए नए जो राह है उसका अन्वेषण करना, जो कि आगे के द्वारा बताया ही गया है। तो नए राहों का अन्वेषण करना, या आगे जी खुद कहते हैं प्रयोगशाली कवि मोती खोजने वाले गोताखोर है, और इन्होंने दूसरे शब्द की भूमिका में प्रयोगवाद का विरोध भी किया है। और केशरी कुमार के अनुसार प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। रघुवीर शाह के द्वारा प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है। नंद दुलारे वाजपेयी ने बैठे ठाले का धंधा कहा है। डॉक्टर नागेंद्र और फिर नगेंद्र इनको प्रयोगवाद को शैलीगत
विद्रोह मानते हैं। यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।